हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्पिन ओनली फॉर्मूला एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। क्या लिखा है? द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन एन एटम इज ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोई भी एटम में मैग्नेटिज्म कब तैयार होता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोशन करते हैं। The overall magnetic moment of an atom is due to different motion of electron. तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मोशन करते हैं जिसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट वो एटम में आता है। सिंपल है कि कोई भी एटम में हमको मैग्नेटिक मोमेंट कब दिखने को मिलेगा? मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा जब वो क्या करेगा? मोशन करेगा, कोई भी टाइप का मोशन। अब दो टाइप के मोशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोशन करते हैं, एक होता है स्पिन मोशन और एक होता है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मोशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या देगा हमको? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देगा। और वही ऑर्बिटल मोशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमको क्या देगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देगा, दैट इज म्यू एल। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट that is mu effective is a sum of mu s, that is spin magnetic moment, and mu l, that is orbital magnetic moment। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला mu l। कैसे होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट? तो ये हमारा एटम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन और ये पूरा ऑर्बिट के अराउंड क्या कर रहा है? ऑर्बिटल के अराउंड मोशन कर रहा है। तो हमको इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। वही जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कर रहा है? नॉर्मल स्पिन कर रहा है। ठीक है, इस साइड में या हाफ इस साइड में। ठीक है, स्पिन जो होगी वो हाफ ही होती है, बराबर। तो ऐसे स्पिन कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? वहां स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तैयार हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू एस। ये हमको दे रहा है म्यू एल। ठीक है, अब देखते हैं कि म्यू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। व्हेनेवर देयर आर अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और एटम या कोई एटम में क्या है? हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एंड व्हेन दे आर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने उसको प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में। अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्राई टू गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के ही लाइन में क्या कर रहे हैं? अलाइन कर रहे हैं बाय अडॉप्टिंग द स्पिन मोशन, और स्पिन मोशन अडॉप्ट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में स्पिन का भी मोशन है। तो हमको क्या मिल रहा है? गिविंग राइज टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज म्यू एस, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला mu s, which is equal to square root of 4s s plus 1 vm। और यहाँ 2s is equal to n होता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं? mu s is equal to लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n ब्रैकेट में 2 plus 1। ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इससे हम क्या निकालते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू एल। व्हेनेवर देयर आर अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दे आर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ट्राई टू गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अडॉप्टिंग द ऑर्बिटल मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑर्बिटल मोशन जो हो रहा है हमारा, ये क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। और किस डायरेक्शन में हो रहा है? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तब क्या होगा? वहां ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, गिविंग राइज टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू एल, और विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला म्यू एल, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल ब्रैकेट एल प्लस 1। एल मतलब क्या? टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब स्पिन ओनली फॉर्मूला। अब हमने देखा था कि म्यू इफेक्टिव मतलब क्या होता है? कि म्यू एल प्लस म्यू एस होता है। ठीक है, अगर बस स्पिन निकालना, ठीक है, तो कैसे होगा? तो दोनों का हमको क्या पता है? एक तो फॉर्मूला पता है कि म्यू एल कैसे निकालते हैं। म्यू एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, एल प्लस 1, एंड म्यू एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर रूट ऑफ 4s s प्लस 1। दोनों को डाल देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट में, और हमको ये फॉर्मूला मिलेगा।
अब क्या बोला है कि दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर दोज मेटल आयन वेयर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज नॉट क्विंच और डिस्ट्रॉय। अगर ऑर्बिटल ऑर्बिटल मोमेंट जो है वो क्वींस नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। पर अगर इन केस ऑफ मेटल आयन अगर क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट हाफ सीरीज में क्या होता है, क्वींज होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब वो कैसे होता है वो आगे हम उसके रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन समझो कि म्यू एल हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, एल इज इक्वल टू 0। और ऐसे केस में म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इफेक्टिव विच इज इक्वल टू म्यू एस। बस पिन ही रहेगा क्योंकि एल की वैल्यू तो 0 हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमको जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, म्यू इफेक्टिव विच इज इक्वल टू म्यू एस विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4s s प्लस 1। मतलब म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इफेक्टिव विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 bm यूनिट होता है म्यू इफेक्टिव का, बोहर मैग्नेट है। The above equation is called spin-only formula, as used to calculate the spin-only magnetic moment। ठीक है, तो हम बस स्पिन निकालना हो, बस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जब ऑर्बिटल क्वींस होता है तब इसमें यूज होगा। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट में। और क्विंजिंग ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, हमने अभी पढ़ा था कि ऑर्बिटल मोमेंट क्या होता है, क्विंज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब क्यों होता है, क्या होता है, वो सब चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, एज डिस्कस बिफोर देर आर 2 टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 टाइप के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज not affected by change in chemical bonding। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसी भी हालत में कुछ अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, पर वही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज क्विंच अंडर द सर्टेन कंडीशन। पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सेंसिटिव होता है, वो कभी कभी डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। अब कौन कौन सी कंडीशन की टाइम वो क्विंच हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है वो है, फर्स्ट the orbital having unpaired electron should be degenerate, that is should have a same energy। तो जो ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे, उसमें जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसमें सब में क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर ऐसे होगा तो ऑर्बिटल म्यू एल की वैल्यू म्यू एल प्रेजेंट होगा। उसके बाद में क्या है, क्विंच नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि द ऑर्बिटल इन विच अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट मस्ट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू एग्जैक्टली आइडेंटिकल और डिजेनरेट ऑर्बिटल बाय सिंपल रोटेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो पाए आइडेंटिकल या डिजेनरेट ऑर्बिटल में, मतलब दोनों की एनर्जी जो है सेम एनर्जी में वो जा पाए सिंपल रोटेशन करने से। ठीक है, एग्जाम्पल है कि डी ऑर्बिटल in the octahedral complex according to the CFT can split into 2 groups। हमको पता है कि CFT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 ग्रुप बनते हैं, एक होता है T2G और एक होता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। T2G सेट डिजेनरेट ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, T2G में होता है DXY, DYZ एंड DXZ। तो ये एक दूसरे में क्या होते हैं, कैन बी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि तीनों भी जो होते हैं, ठीक है, जब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 2 पार्ट में ऑक्टाहेड्रल में वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक होता है हमारा EG और दूसरा होता है हमारा T2G। और ये तीनों में भी कैसी होती है, हैविंग अ सेम एनर्जी, मतलब ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, डिजेनरेट ऑर्बिटल बाय 90 डिग्री सिंपल रोटेशन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है सिंपल 90 डिग्री का रोटेशन करके एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं सिंपल, इसमें कोई डिजेनरेसी इनकी ब्रेक नहीं होगी, बिकॉज इन तीनों में भी कैसी होगी, सेम एनर्जी होगी। बट इन केस ऑफ डिजेनरेट EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें क्या होता है, 2 सेट होते हैं, DX² - Y² और DZ²। इंटरकन्वर्जन बाय सिंपल रोटेशन इज नॉट पॉसिबल एज देयर शेप एंड साइज इज डिफरेंट। पर T2G में तो ये पॉसिबल है, वही EG केस में
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। इन दोनों की जो होती है ना, एक होता है ऐसा, ठीक है, और एक होता है ऐसा। तो दोनों का शेप कैसा है, कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है। तो एक दूसरे में एक इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ईजी सेट ऑफ में। thus the unpaired electron in each set of orbital does not contribute to the orbital magnetic moment। तो इसलिए ये क्या होगा, ईजी सेट में जब इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं तो क्या होंगे, हम क्या बोलेंगे, वो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्विंज हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है थर्ड पॉइंट, इफ T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड, अगर T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, then in such a case also there is a no contribution of orbital magnetic moment and said to be quenched, ठीक है। तो और कब क्विंज होगा, अगर T2G3 है और T2G6 है, मतलब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कैसे होगा, क्विंज हो पाएगा, या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्विंज होगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, रोटेट हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, चांसेस है। तो उसमें कैसे होने चाहिए, अनइवन इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। 3 या 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, हाफ या फुल्ली फिल्ड वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी हमने कंडीशंस देखी क्वींस की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होते हैं। तो दोनों कंडीशन देखते हैं। जैसे D1 सिस्टम है, इसमें क्या है, T2G1 EG0 है, तो ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करेगा क्या, हाँ करेगा। फिर T2G है, हाँ बिल्कुल करेगा। यहाँ 3 है, नहीं करेगा। यहाँ क्या है, फिर से 3 है, D4 में 3 है, EG1 है, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर से D5, 3 और 2 है, नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या है, D4 है और EG2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये कैसे, ये करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें इसको D4 सिस्टम को, ठीक है, अगर इसने लो स्पिन कर लिया होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, T4 हो जाता और EG0 हो जाता, तो ये कंट्रीब्यूशन करेगा। वही अगर लो स्पिन में रहेगा तो ये भी करेगा, ठीक है। वही ये भी लो स्पिन में रहेगा, T2G6 EG0, तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो ये नहीं करेगा। मतलब लो स्पिन हाई स्पिन में भी हमको देखना है, ठीक है, कि वो 4 कर रहा है या 6 कर रहा है, ठीक है। सेम इसमें अनइवन है तो ये करेगा, इसमें फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर D10, इसमें क्या हो जाता है, ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते इसमें, ठीक है। इसके बाद में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, E1 T2 0 है, तो ये 1 है, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। 2 है, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसमें 1 आ रहा है, ये कंट्रीब्यूट करेगा। 2 आ रहा है, कंट्रीब्यूट करेगा। 3 आ रहा है, हाफ फील्ड, नहीं करेगा। फिर से क्या हो रहा है, यहाँ हाफ फील्ड आ रहा है, नहीं करेगा। फिर से हमको क्या दिख रहा है, हाफ फील्ड दिख रहा है, नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये अनइवन है, बराबर 4 आ रहा है, मतलब कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। फिर से 5 आ रहा है, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। और ये क्या बोल रहा है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्वींस होगा कि नहीं होगा, वो हम मैक्सिमम T2 जो होता है या T2G होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो 3 और 6 के केस में होगा तो वो क्वींस ही होगा, ठीक है, क्वींस होगा, ठीक है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ रिस्पेक्ट टू CFT, ठीक है। It is observed that magnetic moment of complex of first half transition series are fairly close to their calculated spin only magnetic moment, ठीक है। This means that in first transition series orbital contribution to magnetic moment is negligible। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पहले सीरीज में बहुत कम होता है, ठीक है। हेज 3D सीरीज मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय स्पिन फॉर्मूला। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्बिटल मोशन बहुत कम होता है तो उसको निग्लेक्ट ही कर देते हैं, निग्लिजिबल होता है, तो हम बस स्पिन को ही कंसिडर करते हैं।
अब हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जैसे हमारे पास है D1 D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। दीज आर द कॉम्प्लेक्स विल हैव CFT configuration as shown in below table as all having the unpaired electron, ठीक है। अब 1 2 3 है इसमें, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी 1 2 3 हमको देखने को मिल रहे हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इंक्रीज इन द इंक्रीज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इनका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए इसमें। फिर D4 D5 D6 एंड D7 सिस्टम का दिया है, तो उसमें हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात आती है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जैसे विकफील्ड लिगैंड है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स करते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, हेंस द इलेक्ट्रॉन टेंड टू रिमेन अनपेयर्ड। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की कोशिश करेंगे, शोइंग द हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक स्पिन। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले जो होते हैं वो कैसे करते हैं, हाई मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। वही जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं, ठीक है, CN NO2 NH3, ये कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनमें पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो ये क्या करते हैं, पेयरिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसी आती है, कम आती है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हमको, ठीक है, जिसमें क्या बोला है कि 4 5 6 और 7, D4 D5 D6 D7 दिखा है, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जितने ज्यादा अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। और वही हम उसी केस में हम क्या देखते हैं, जब हम लो स्पिन, ये सब क्या कौन सी कंडीशन है, हाई स्पिन की। अब लो स्पिन में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कंपेयर टू दिस कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारी D9 D8 D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। इन दिस कॉम्प्लेक्स ओनली वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, ठीक है, एक ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, D8 D9 और D10 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर 2 1 0। मैग्नेटिक मोमेंट 2 में ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, डायमैग्नेटिक है लास्ट वाला। तो उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दैट इज डेल्टा टी इज लो, ठीक है। क्या होता है, मैग्नेटिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लो होती है, हेंस उसकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एंड देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स जनरली शो द हाई स्पिन इन नेचर। दिस कॉम्प्लेक्स हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन as that of the isolated metal ion, hence there is a magnetic moment is almost same as that of the metal ion। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसी होती है उसकी, ऑलमोस्ट सेम होती है, मेटल आयन की जितनी होती है उतनी, ठीक है। तो एग्जांपल्स हमको दिए, जैसे D1 सिस्टम है तो इसमें E1 T2 G1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हम देख सकते हैं 1 नंबर आ रहा है। यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 से 3 से 3 4 4 5 5, ठीक है, 4 4, मतलब जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट उसी रेंज में आती है, ये बताना है।